हेलो बच्चों। चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने अभी तक डीएनए के 39 क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल से, जिसमें कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो वो हम आपको एक एक करके समझाते जा रहे हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट जो छूटे हुए हैं एनसीईआरटी में हिडन है, उन सबको आप इससे कवर कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, द unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by, तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। ये याद रखना कि जो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसको बिल्कुल इस्टेब्लिश फैक्ट के साथ, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ जो किया था वो किया था अल्फ्रेड हर्शे ने और मार्था चेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट। दूसरा है वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पान म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट है 42, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेजेस। ये याद रखना कि जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं हर्शे एंड चेज वाले, वो बैक्टीरियोफेज हुए और इनने रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक को यूज़ किया था N14 और N15 जैसे मैसेल्सन स्टॉल में हुए थे, वैसे इसमें P32 और S35 को यूज़ किया गया है। तो इसका आंसर होगा हर्शे एंड चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मोस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्ट पूछ दिया गया है, खास करके ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ें जिसमें एक्सेप्ट हो या नॉट हो। ये सवाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। तो इसमें लिखा इट शुड बी प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंज दैट रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, सही है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। आपको याद होगा एनसीईआरटी में 4 फैक्ट दिए गए अलग से जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो इसमें ये सेकंड नंबर का जो फीचर लिखा हुआ है, ये फीचर वहाँ पर नहीं है, ये गलत लिखा है। तो इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, दिस द आंसर। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन व डिस्कवर्ड। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ये। तो इसका आंसर जो होगा वो ग्रिफिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम स्टडीज। अब यहाँ पर उन्होंने स्टडी मटेरियल पूछ लिया है जो कि एक बैक्टीरियोफेज था। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया का पैरासिटिक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ऑन विच बैक्टीरिया वाज द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो आपको ये याद रखना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो डिप्लोकोकस निमोनियाई, या इसको लिखा गया है न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस, ये दोनों ही फॉर्म में यही लिखा जाएगा, न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, हु प्रूव दैट डीएनए इज बेसिक जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल, ये किसने प्रूव किया था? तो हर्शे एंड चेज ने ये प्रूव किया था। नेक्स्ट है, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूमोकोकस इज फाउंड बी एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी। इसमें ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल कौन सा था जो न्यूमोकोकस में पाया गया था? एज फाउंड बाई एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी। आप एक्सपेरिमेंट को याद रखें। तो इसका जो कैंडिडेट था वो था डीएनए। अब देखिए इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम आपको थोड़ा सा समझा दें। बहुत थोड़ी सी थ्योरी है, इसको आप केवल जो है एक पेज पर ही लिखकर आसानी से याद कर सकते हैं। छोटी सी थ्योरी है, देखिए ये था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है।
इसमें क्या किया है उन्होंने कि आप पहले समझ लीजिए बैक्टीरिया किस पर है। तो ये एक बैक्टीरिया के एक स्ट्रेन होता है डिप्लोकोकस निमोनियाई। ये स्ट्रेन, इसमें दो स्ट्रेन होते हैं, एक वायरुलेंट है एक एवायरुलेंट है। दोनों चीज़ों को समझे। वायरुलेंट वो होता है जो बीमारी कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग है, डिजीज कॉजिंग। और दूसरा एवायरुलेंट जो डिजीज कॉजिजेंट नहीं है। तो दो स्ट्रेन है, तो एक स्ट्रेन है आर और एक स्ट्रेन है एस। दोनों स्ट्रेन को याद रखेंगे। आर इज एवायरुलेंट या बीमारी कॉज नहीं करता, एस वायरुलेंट जो बीमारी कॉज करता है। तो जैसे इसमें आर सेल को जब अगर हम किसी बैक्टीरिया में किसी हम रैट को इंजेक्ट करते हैं तो ये रैट जिंदा बने रहते हैं, इन पे इफेक्ट नहीं आता और इनकी जो बॉडी है उससे निकालेंगे तो इसमें हमें आर स्ट्रेन दिखाई देगा। ऐसे ही हम अगर लिविंग एस सेल्स को किसी चूहे में इंजेक्ट करते हैं, चूहा मर जाएगा और उसकी डेड बॉडी से हमें एस स्ट्रेन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसी हीट किल्ड, अभी देखिए हीट किल्ड क्या है। हीट किल्ड का मतलब होता है अगर हम इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रख हीट करते हैं तो ये वायरुलेंट जो फॉर्म होती है, ये इसकी जो डिजीज कॉजिटिव कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और अगर हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो चूहा जिंदा बना रहता है और इसमें कोई भी सेल नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम हीट किल्ड एस थर्ड यानी हीट किल्ड एस थर्ड को यानी एस को और आर को दोनों को एक साथ इंजेक्ट करते हैं तो होना क्या चाहिए था कि लाइव जो अगर हम आर सेल लगा रहे थे तो चूहा जिंदा था, अगर हम हीट किल्ड लगा रहे थे चूहा जिंदा था। इस हिसाब से चूहे को लाइव रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चूहा जो रैट है वो मर जाता है और इसकी डेड बॉडी से हमें आर के साथ साथ लाइव एस सेल्स भी मिलते हैं। तो जो ग्रिफिथ थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था वो किसी तरीके से ये तो समझ गए थे कि आर जो है किसी वजह से एस में कन्वर्ट हो जाता है, बट इसको आर का जो कन्वर्जन है इस कन्वर्जन को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूप बदल देना, ट्रांसफॉर्मेशन। बट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, किस मटेरियल के थ्रू हुआ, वो उसको नहीं समझ पाए थे। तो दिस वाज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद दो और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एवरी, मैकलियॉड एंड मैककार्टी। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में दिखाई दे रहा होगा आपको कि हमने क्या किया, हीट किट एस सेल्स को ले लिया और हीट किट एस सेल्स को लेने के बाद जो हमारी डेड जो रैट थे उनमें इस सॉल्यूशन को निकाला और उसमें हीट किल्ड एस सेल्स भी थे और इस हीट किल्ड एस सेल्स में हमने ऐड किया प्रोटीनेज। प्रोटीनेज क्या करेगा, ये प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। मींस अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है तो ये प्रोटीन जो होती है अगर हम इसी मटेरियल में 8 सेकेंड को डालते हैं तो ये प्रोटीन उसको चेंज कर देगी अगर चेंज करने वाली होगी। यहाँ पर प्रोटीनेज को यूज़ किया है तो इसका मतलब प्रोटीन ख़त्म हो गई। लेकिन इस सॉल्यूशन में जब हमने आर सेल्स को डाला, आर सेल्स को इसमें रखा तो ये आर सेल्स बिकम कन्वर्ट इनटू एस सेल्स। मीन्स प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। दूसरा उन्होंने क्या किया, ऐसे ही उन्होंने इसी सॉल्यूशन में फिर से वही प्रयोग किया, बट इस बार उन्होंने यूज़ किया आरएनएज। आरएनएज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज इज द एंजाइम जो वर्क करता है आरएनए को और आरएनए को तोड़ देता है न्यूक्लियोटाइड्स में। तो अगर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, अगर ऐसा होता तो ये आरएनए खत्म हो गया होता है यहाँ से, और आरएनए खत्म हो गया यहाँ से। जब आर सेल्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर फिर से हमें एस सेल्स देखने को मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर किया, लेकिन इस बार हमने यूज किया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज का एंजाइम जिसको यूज़ किया, जिसकी वजह से इसके अंदर डीएनए जो था वो खत्म हो गया, और जब ने आर सेल्स को इसमें डाला तो इसमें कोई भी एस थर्ड या एस सेल नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था, जो आर सेल्स को एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा था, वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल एक्चुअल में डीएनए था, ना वो प्रोटीन थी, ना ही वो आरएनए था। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है एवरी मैक्लियोड मैककार्टी का, ये पूछा जाता है और आपके जो है एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में दे रखा है, जिसको कहते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। दिख रहा होगा इसमें आपको, इन्होंने यूज किया था रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, जिसमें उन्होंने दो चीज़ों को आप समझ लीजिए कि जो डीएनए होता है उसमें एसेंशियली फास्फोरस मौजूद होता है, ऐसे ही जो प्रोटीन होती है उसमें भी एसेंशियली सल्फर मौजूद होता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो फास्फोरस था और जो सल्फर था, इसको उन्होंने रेडियो लेबल्ड कर दिया, यानी इसके नॉर्मल जो फास्फोरस था उसको रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 और जो नॉर्मल सल्फर था उसको S35 से रिप्लेस कर दिया। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि बैक्टीरियोफेज लेते हैं, किसी ऐसे मीडियम में बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं जो पहले से P32 पे न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, उसी में अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं। जब उनका पूरा डीएनए P32 वाला हो जाता है तो फिर हम वायरस को डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि वायरस कभी भी इनएक्टिव न्यूट्रिएंट सरफेस पर एक्टिव नहीं होते। तो जो आपके वायरसेस हैं वो वायरसेस उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद उसी के मटेरियल से अपना बॉडी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये रेडियो लेबल्ड हो गए, जैसे ये हो गया S35 से और ये लेबल्ड हो गया P32 से। अब देखिए इसमें जो डीएनए है वो P32 लेबल्ड है, और इसमें जो कैप्सिड है यानी प्रोटीन का जो खोल है वायरस का, जैसे ये वायरस है और ये वायरस का प्रोटीन का खोल है, ये कहलाता है कैप्सिड। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन है, हम लोग सोचते हैं। तो ये हर्शीज एक्सपेरिमेंट में रेडियो लेबलिंग करने के बाद उन्होंने नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में इनको इन्फेक्ट कराया, और इन्फेक्ट कराने के बाद जो बैक्टीरियल सेल थी उसको उन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी किया था। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करने से, एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक यंत्र होता है जिसमें बहुत तेजी के साथ कोई चीज़ घुमाई जाती है, तो इसमें नीचे सेल डिब्रीज इकट्ठा हो जाता है और ऊपर लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। तो लिक्विड में क्या था, लिक्विड में थे कैप्सिड, और सेल डिब्रीज में क्या था, वो चीज़ जो अंदर गई। तो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था उस टाइम पे कि आंखों से कौन सी चीज़ अंदर जा रही, कौन सी चीज़ बाहर रहेगी। तो इसमें कैप्सिड जो है S35 की जो रेडियो एक्टिविटी थी वो आपकी सुपर न्यूट्रिएंट में पाई गई, और जो डीएनए की P32 की सेंसिटिविटी थी, ये रेडियो एक्टिविटी थी, वो आपकी सेल डिब्रीज में पाई गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो बैक्टीरिया की थी, उस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ गई, क्या ये कैप्सिड गया था या डीएनए गया था। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम जब एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उसको देखते हैं तो सेल डिब्रीज में P32 पाया गया, और P32 किससे लेवल पर था, डीएनए पर। तो अंदर कौन गया, डीएनए। सो द जेनेटिक मटेरियल इज दैट which enters into the bacterial cell and makes its copy to form new virus particle. So it established that DNA is genetic material। और उसके बाद ये विवाद खत्म हो गया कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, ये प्रोटीन है या डीएनए है, क्योंकि डीएनए और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा
वेरिएबिलिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं इनमें, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो इस चीज़ को क्लियर किया था हर्शे एंड चेज ने। तो केवल इतना ही आपको जो है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में पढ़ना था। वीडियो को देखते रहें, जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास पहुंचती रहेगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास पहुंचते रहेंगे, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रैक्टिस स्टार्ट रहेगी, जब तक नीट आपका हो नहीं जाता हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही शेयर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।